हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो भैया आज आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 12th केमिस्ट्री के 4 इम्पोर्टेंट लघु प्रश्नोत्तर। मतलब ये आप लोग के पिछले 2 से 3 सालों में लगातार पूछा जा रहा है, केवल कहने को नहीं है। आप इसको आंसर उठा के मैच कर सकते हो कि पिछले वो कितने सालों से ये पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग को कहीं कोई भी अपनी वीडियो में नहीं बताता है। कारण उसका क्या है? क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हर कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि छाट के क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर आते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला था कि कमेंट बॉक्स में जब पेपर दे के आए थे कि सर आपका पढ़ाया हुआ हमारे एग्ज़ाम में फंसा। तो भैया आप लोग चाहो तो ये जो क्वेश्चन है इसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन हमसे पूछेगा एमिनो अम्ल की प्रकृति उभयधर्मी होती है क्यों। तो जो एमिनो अम्ल होते हैं आपके, उनकी जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होते हैं, ऐसा क्यों। तो उसका कारण आपको लिखना है। कारण बताओ वाले क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है केमिस्ट्री में। तो इसका कारण क्या लिखोगे आप लोग कि एमिनो अम्लों की जो प्रकृति होती है वो उभयधर्मी होती है क्यों। क्योंकि यह जो होते हैं ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उभयधर्मी किसको बोलते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर ले। तो एमिनो अम्ल भी हमारा उसी में से एक है जो ये दोनों से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। जिसका पहला पॉइंट हमारा क्या है, अगर हम इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तब क्या बनेगा, एन। इसके ऊपर जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर एकल युग्म। तो जो एन पर एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होने के कारण एमीन क्या करेगा, क्रिया करके लवण बना देता है। तो अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, सीधे लिखोगे लवण बना देता है। नेक्स्ट, अगर इसके हम क्षार से भी क्रिया कराएं तब क्या करेगा, तो जो एमीन होता है वो KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, जिसको अगर आदमी सूंघ ले तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये इस तरह से एक खतरनाक भी होता है इंसानों के लिए। ठीक है, इंसानों चाहे जानवरों सभी के लिए ये खतरनाक होता है अगर एमिनो अम्ल की रिएक्शन किससे हो रही है, क्षार के साथ। तो आई होप आप लोग को जो पहला क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉलिस परीक्षण क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉलिस परीक्षण क्या होता है, ये 3 नंबर में पूछा गया था 2024 के एग्ज़ाम में। तो भैया कैसे लिखोगे, देखो तरीका देख लो इसका। पूरी थ्योरी है, लेकिन थ्योरी में ही आपको इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर की नज़र मेन चीज़ पर पड़े और आपको नंबर दे दे। ठीक है, देखो कैसे लिखना है, तरीका देखो। पदार्थ के जलीय विलयन, ठीक है, 2 ml, मन से लिख देना वहाँ पर कौन सा वो नापने जा रहा है, 2 ml, 4 ml, 5 ml। लेकिन ये यूनिट जरूर लिखना भाई, क्योंकि इसका यूज़ जो होता है वो एग्जामिनर सीधे देखता है कि ml लिखे हैं लड़के ने, इसका मतलब इसने याद करा है करेक्ट मात्रा, क्योंकि उसको भी इतना याद नहीं होता है, एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता है वो। तो आप लोग अगर लिख दोगे मन से तो अपना वो चेक कर देगा। ठीक है, तो पदार्थ के जलीय विलयन 2 ml, आप चाहो 5, 10 ml कुछ भी लिख दो। ठीक, में 2 ml पॉलिश। ठीक, जो यहाँ लिखना वही यहाँ लिख देना। 2 ml में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक। मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन जो होता है उसी को मॉलिस परीक्षण बोलते हैं या फिर मॉलिस बोलते हैं। ठीक है, परीक्षण इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो अगर आपसे केवल इतना पूछे कि मॉलिस क्या होता है, तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। अल्फा नेफ्थॉल का एथिल एल्कोहल में 10% जो विलयन होता है उसको मॉलिस बोलते हैं। और ये जो हम लोग क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं ये इसी का परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि मॉलिस का परीक्षण किया जा रहा है। तो क्या करेंगे, पदार्थ के जलीय विलयन में 2 ml मॉलिस अभिकर्मक लेंगे, उसको क्या करेंगे, अल्फा नेप्थॉल का एथिल अल्कोहल विलयन 10% विलयन में डालकर परख नली को बिना हिलाए हुए सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके H2SO4 डालने पर 2 परतों के बीच लाल या भूरे रंग का छल्ला बन जाता है। कहने का मतलब है आप परख नली लोगे, टेस्ट ट्यूब जो होती है उसको आप पकड़ोगे स्टैंड से, अगर उसकी परख नली की जो चारों तरफ की दीवारें होती हैं उसके सहारे केवल 2 बूंद आप क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे। तो H2SO4 और जो पहले से पड़ा हुआ है हमारा मौलिक अभिकर्मक, इन दोनों के बीच में ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। जहाँ पर ये मिल रहे होंगे वहीं पर एक रिंग टाइप की बन जाएगी 2 कलर की। एक बनेगी भैया यहाँ पर लाल और या फिर भूरे रंग की, 2 कलर में से कोई भी एक कलर बन सकता है। तो वहाँ पर आप लोग अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग लिख दोगे कि ये मौलिक परीक्षण है। तो यही जो 2 कलर होंगे ये कुछ समय बाद भैया बैंगनी रंग के हो जाएंगे। ठीक है, अब चाहे लाल बने चाहे भूरा बने ये हो जाएगा बैंगनी 5 से 10 मिनट बाद।
जो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित करता है। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो मॉलिस परीक्षण क्या होता है। उसका नेक्स्ट मेरा अगला क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया की सहायता से पशु सेलुलोज को पचाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गाय भैंस अगर आपके घर में पली हो या फिर आस पड़ोस कहीं पली हो तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम से अगर वो बैठे बैठे कोई भी खाना खा रही हैं या फिर भूसा खा रही हैं तो उनके मुंह से सफ़ेद सफ़ेद झाग टाइप का निकलने लगता है कुछ देर के बाद, तो उसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, वो जो वाइट कलर का पदार्थ होता है वो क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो देखो, पशुओं में निम्नलिखित दो प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाते हैं। पहला फाइब्रोबैक्टर, ठीक, फाइब्रोवेक्टर एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सिनोजिनस, ठीक, फाइब्रोवेक्टर एक्सिनोजिनस। दूसरा होता है रूमिनोकस। तो जो रूमिनोकस होता है यही का इसी के कारण जो झाग होता है वो मुंह से निकलता है। तो यह भी होता है, दो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो उनके खाने में जो सेलुलोज होता है उसको पचाने में सहायता करते हैं। उसका नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकत्व एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो क्या संबंध होता है चालकत्व और प्रतिरोध में, और होता क्या है ये चालकत्व। तो भैया एक छोटी सी डिफिनेशन है 4 लाइन की, पूरा इसी में आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहला होता है किसी वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका वैद्युत अपघटनीय चालकत्व कहलाती है। मतलब ऐसा चालकत्व, अच्छा चालक क्या होता है, जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, हमारी जो विद्युत धारा है वो आसानी से फ्लो हो जाए, तो वही होगा हमारा चालक। तो सेम यही होता है चालकत्व। चालकत्व जो होता है वो हमेशा वैद्युत अपघट्य होता है। तो किसी वैद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता हो उसी को हम लोग वैद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। अगर चालक पूछे तो सिंपल बोलोगे कि लंबे तार में जो करंट फ्लो करवा दे वही होता है चालक तार। और चालकत्व क्या होता है, जो वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करा दे उसको बोलेंगे वो लोग चालकत्व। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चालकत्व, चालक के प्रतिरोध को आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब ये जो चालकता होती है ये आर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस लिहाज से हम लोग इसका जो फॉर्मूला बनाते हैं वो बनाते हैं भैया C इज इक्वल टू 1/R, मतलब चालकत्व इज इक्वल टू 1/ प्रतिरोध। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट एक और बचा हुआ है आप लोग का नेनस्ट समीकरण। उसके नेक्स्ट आप लोग देखोगे नेनस्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। जितने क्वेश्चन आज आप लोगों ने पढ़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें से यही वाला है। तो भैया नेनस्ट का समीकरण लिखो और उसमें जो जो संकेत यूज़ कर रहे हो आप लोग उसका नाम लिख के बताना है। तो सिंपली देखो, इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण नेनस्ट समीकरण कहलाती है। केवल आपको डिफिनेशन इतनी याद कर लेनी है कि इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है, नेनस्ट समीकरण कहलाती है। केवल आपको क्या करना है, इतनी डिफिनेशन याद करनी है, उसके बाद इसकी समीकरण लिख देनी है। तो देख लो इसकी समीकरण क्या होती है। इसकी समीकरण भैया हो जाएगी E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT/NF log 10 1/Mn प्लस एक EQ साइड में EQ लिखा हुआ है यानी कि एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। तो यहाँ पर 2.303 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर होता है log E बेस और log E से जब यहाँ log 10 करते हैं तो 2.303 कांस्टेंट होता है, ये लग जाता है। तो यहाँ पर देखो जो यूज़ हो रहा है उसका देख लो। R जो हमारा यहाँ पर है भैया वो है गैस नियतांक, ये T है जो ये है परम ताप यानी कि टेम्परेचर, और ये F देख रहे हो आप लोग ये है फैराडे नियतांक। N हमारा ये जो है ये है भैया प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Mn जो है ये हमारा है विलयन के धातु की सक्रियता। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने और देखी होगी, ये जो F है ना इसके साथ N के साथ जो F है यहाँ पर अगर एक F होगा तो 96,500 कूलॉम मोल इनवर्स, यानी कि अगर एक F है तो यहाँ 96,500। अगर न्यूमेरिकल करोगे यहाँ पर 2-3 F हो जा दो या 3 लग जाता है स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में, तो आपको 96,500 से उसकी मल्टीप्लाई करा देनी है। तो इस तरह से ये जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, 4 से 5 क्वेश्चन जो थे वो पूरी तरह से कंप्लीट हुए। आई होप आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। PDF चाहिए अगर तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके PDF ले सकते हो, या फिर आप इसी कमेंट में लिख दीजिएगा PDF, तो हम आप लोग को एक लिंक दे देंगे इसी में डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अब आने वाली हैं आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। समय कम बचा है, तैयारी ज़्यादा करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।